इंटरस्टेलर मूवी को 2 भागों में बनाया है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अगर आप इससे की पहले की कहानी देख चुके हैं तो आप इस पार्ट को भी देखिए, अदरवाइज़ हमने पहले पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाकर लिंक को क्लिक कीजिए और पहला पार्ट देखिए। अब जिस एस्ट्रोनॉट्स को वो स्लीपिंग चैम्बर से उठाता है उसका नाम मैन होता है और वो बोलता है कि यहाँ पर इंसान रह सकते हैं। वो बताता है कि जिस जगह अभी हम हैं यहाँ पर एमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा है, पर ऊंचाई पर वातावरण बिल्कुल नॉर्मल है और वहाँ पर इंसान की बस्ती बसाई जा सकती है। मैन ने इस प्लैनेट पर पहुँचने के बाद अपने रोबोट को बंद कर दिया होता है जो कि ऑन होना चाहिए। मैन बोलता है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था, इसलिए मैंने इसे ऑफ कर दिया है और इस रोबोट का काम होता है कि वो सही इन्फॉर्मेशन धरती तक पहुंचाए। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाता है कि पृथ्वी पर प्रोफेसर ब्रेन अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं और वो बनने से पहले मर्फ को ये बताते हैं कि ग्रेविटी की इक्वेशन कभी पूरी नहीं हो सकती। उसे पूरा करने के लिए उन्हें ब्लैक होल की पूरी डेटा की ज़रूरत होगी जो ना उनके पास थी और ना उन्हें कहीं से मिलने की उम्मीद थी। प्रोजेक्ट नंबर 1 सिर्फ दिखावा था, असल में इस प्रोजेक्ट से सिर्फ और सिर्फ प्लान नंबर 2 को पूरा करना था ताकि इंसान ऐसे प्लानेट तक पहुंच सके जहां पर जीवन हो और वहां पर मानव के भ्रूण ले गए हैं जिससे नए इंसानों को पैदा किया जा सकता है। उससे नए इंसान पैदा करे और मानव जाति को बचा सके। मतलब आने वाले समय में सारे लोग मर जाएंगे क्योंकि प्लान नंबर 1 तो पूरा हो ही नहीं सकता। अब मर्फ प्रोफेसर ब्रेन की बेटी को वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजती है और बोलती है कि प्रोफेसर ब्रेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो उसे वो भी सारी बातें बताती है जो प्रोफेसर ब्रेन ने मरने से पहले मर्फ को बताई होती है। वो बोलती है कि इस धोखे के बारे में मेरे पिता को पता था। वो ये पूछती है कि क्या आपको पता था, और इस मैसेज को कूपर भी देख लेता है, पर इस बारे में प्रोफेसर ब्रेन की बेटी एमिली को कुछ भी पता नहीं होता। अब कूपर ये डिसाइड करता है कि वो इस ग्रह से सीधा पृथ्वी पर लौट जाएगा और अपने बच्चों से मिलेगा। तभी उनका एक साथी कूपर को बोलता है कि जब तुम पृथ्वी पर लौटोगे तो ब्लैक होल का चक्कर लगाते हुए जाना और टार्स जो कि एक रोबोट है उसे ब्लैक होल में छोड़ देना ताकि वो सारा डेटा कलेक्ट करके पृथ्वी पर भेज दे, जिससे प्रोफेसर ब्रेन की ग्रेविटी का अधूरा काम पूरा किया जा सके और पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सके। अब इस प्लैनेट पे कूपर को पता लगता है कि मैन जो कि इस प्लैनेट पर था उसने सबको धोखा दिया और इस प्लैनेट के किसी भी हिस्से में इंसान नहीं रह सकते। मैन गलत डेटा भेजता है और अपने रोबोट को ऑफ कर देता है ताकि इसका रोबोट सही डेटा ना भेज दे, और अगर सही डेटा उसने पृथ्वी पर भेज दिया तो कोई यहाँ पर नहीं आएगा और यहाँ से वो कभी नहीं निकल पाएगा। यही कारण होता है कि मैन गलत डेटा भेजता है। मैन कूपर को मारने की कोशिश भी करता है। दरअसल उसका प्लान यह होता है कि इन सबको मार दे और अकेला पृथ्वी पर जाए ताकि वहां जाकर वो कोई भी झूठी कहानी बना दे और उसे झूठा साबित करने के लिए कोई ना हो। पर प्रोफेसर ब्रेन की बेटी एमिली कूपर को बचा लेती है, लेकिन वो उनके एक साथी को मार देता है। अब मैन अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में एंड्योरेंस की तरफ जाता है जो कि उनका स्पेसशिप है और वो अंतरिक्ष में है ताकि वो उससे पृथ्वी तक जा सके। पर जब वो अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर एक जोर ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से उसकी मृत्यु हो जाती है। पर इस ब्लास्ट से एंड्योरेंस स्पेसशिप को काफ़ी नुकसान पहुँचता है और वहीं कूपर अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में एंड्योरेंस की ओर आ ही रहा होता है। अब एंड्योरेंस स्पेसशिप स्टेबल नहीं होता, पर कूपर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को एंड्योरेंस से कनेक्ट कर लेता है और वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन अब इस इंसिडेंट के बाद एंड्योरेंस ब्लैक होल की तरफ खींचा जा रहा होता है, पर कूपर बोलता है कि मैं इस ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल एक धक्के की तरह करूंगा और एंड्योरेंस को आखिरी बचे तीसरे प्लैनेट की ओर धकेल दूंगा। इसे साइंस की भाषा में स्लिक शॉट कहते हैं, जिससे किसी भी यान को ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से स्पीड देते हैं। आपको बता दूं कि मानव किसी भी दूसरे प्लैनेट पर जाते हैं तो वो स्लिक शॉट का इस्तेमाल करके ही जाता है। अब स्लिक शॉट से वो अपने मेन शिप को तीसरे ग्रह की ओर धकेल देते हैं। अब वो अपने रोबोट को ब्लैक होल में प्रवेश करवा देते हैं ताकि वो उसका पूरा डेटा भेज दे और प्लान नंबर 1 कामयाब करके पृथ्वी के लोगों को बचाया जाए। पर रोबोट के ब्लैक होल में जाते ही उससे संपर्क टूट जाता है और उसके बाद कूपर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी मेन शिप जिसका नाम एंड्योरेंस है उसे छोड़ देता है ताकि उसका भार कम हो जाए। और अब एंड्योरेंस में अकेली इमली होती है जो बचे हुए आखिरी यानी कि तीसरे प्लैनेट की ओर जा रही होती है। कूपर ऐसा इसलिए करता है ताकि प्लान नंबर 2 को पूरा किया जा सके और मानव के अस्तित्व को बचाया जा सके। यहीं अब कूपर का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उसे मैसेज देता है कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से आप डिटैच हो जाए और कूपर उससे बाहर निकल जाता है और उसके तुरंत बाद उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है।
अब यहाँ पर आप ब्लैक होल को भी समझ ले। ब्लैक होल ब्रह्मांड में ऐसे होल्स होता है जिसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो पूरे के पूरे प्लैनेट्स को निकल जाए, और जैसे जैसे आप उसके अंदर जाते रहेंगे वैसे वैसे उसकी चौड़ाई कम होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो ख़त्म हो जाएगा। पर जैसे ही कूपर बाहर निकलता है वो ब्लैक होल के अंदर ना जाकर एक टेसीरेक्ट में पहुंच जाता है, और कूपर का रोबोट भी इसके संपर्क में आ जाता है और वो भी इस जगह को देख सकता है। उसका रोबोट बताता है कि 5th डायमेंशन के लोगों ने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए यह टेसीरेक्ट बनाया है। इस टेसीरेक्ट में आप समय के पीछे और आगे जाकर किसी भी पहलू को देख सकते हैं। वो इस टेसीरेक्ट के ज़रिए अपने घर में बनी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है जो उसकी बेटी मर्फ के कमरे में होती है, जहां उसे मर्फ दिखती है जो अभी बहुत छोटी है, और कूपर किताब गिराकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहता है, पर मर्फ समझती है कि यह कोई घोस्ट है। आपको याद होगा कि बचपन में मर्फ कूपर को बोलती थी कि मेरे कमरे में घोस्ट है जो किताब गिराता है, और एक बार अपने पिता को यह भी बोलती है कि मुझे लगता है कि भूत आप ही है, और सच में यही होता है। कूपर ही होता है जो कमरे में किताबें गिराता था, और वो ऐसा ही सिर्फ इस टेसीरेक्ट की मदद से कर पाता था, जिसकी मदद से वो पास्ट में जा सकता है, और वो यहाँ पर फंसा हुआ होता है, वो बात नहीं कर सकता। इसलिए कूपर मर्फ से कम्युनिकेट करने के लिए ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ग्रेविटी ऐसी चीज़ है जो हर डायमेंशन में होती है, और धूल से जो मर्फ के कमरे में बाइनरी कोड्स की लाइन बनी होती है वो भी ग्रेविटी की मदद से कूपर ने बनाई होती है। कूपर ही ग्रेविटी की मदद से अपने आप को जाने से रोकने का मैसेज देता है, जिसको मर्फ अपनी नोटबुक में नोट कर लेती है स्टे लिखकर। लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी कूपर यह नहीं बता पाता कि टेसीरेक्ट में वो फंसा है, और वही है जिसने ग्रेविटी की मदद से मैसेजेस भेजे हैं। कूपर का रोबोट उसे बताता है कि उसे ब्लैक होल का सारा डेटा मिल गया है, जिसकी मदद से वो प्रोफेसर ब्रेन की ग्रेविटी की अधूरी इक्वेशन को पूरा कर सकता है और पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सकता है। यहाँ पर कूपर सारी गेम समझ जाता है, और वो अपने रोबोट को बोलता है कि 5th डायमेंशन के लोगों ने मुझे नहीं चुना बल्कि मर्फ को चुना है। रोबोट बोलता है कि किस लिए? कूपर बोलता है दुनिया को बचाने के लिए, और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। अब आप टेसीरेक्ट को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर समय में आगे और पीछे देखा जा सकता है, और इसे 5th डायमेंशन के लोगों ने बनाया है, यानी कि एडवांस लोगों ने बनाया है। और इसे क्यों बनाया है? ताकि वो इंसानों को बचा सके, क्योंकि पृथ्वी अब ख़त्म हो रही है और जो एडवांस लोग हैं उन्हें पता है, और वो कूपर के ज़रिए सारी इन्फॉर्मेशन मर्फ तक पहुँचाना चाहते हैं। और इसलिए अब लोगों ने इस टेसीरेक्ट को क्रिएट किया है ताकि यहाँ से कूपर सारी इन्फॉर्मेशन को दे दे और मर्फ पूरी दुनिया को बचा ले। इस हिस्से को आप फिर से समझ ले। 5th डायमेंशन के लोगों ने जो होता है वो समय में आगे पीछे जा सकते हैं कभी भी, और 5th डायमेंशन के लोगों ने यह टेसीरेक्ट बनाया है जहाँ पर अभी कूपर है, इसलिए यह समय में आगे पीछे कहीं भी जा सकता है, और ये समय में पीछे जाकर अपने ही घर में बनी लाइब्रेरी को देखता है और जहाँ पर उसे मर्फ दिखती है। अब सवाल ये उठता है कि इस टेसीरेक्ट को मर्फ के कमरे के पास ही क्यों बनाया है? क्योंकि 5th डायमेंशन के लोग जानते हैं कि मर्फ नासा में एक साइंटिस्ट है, और वो कूपर के थ्रू ब्लैक होल का सारा डेटा मर्फ को देना चाहते हैं ताकि वो ग्रेविटी की इक्वेशन को सुलझा ले और उस पूरी दुनिया जो ख़त्म होने वाली है उसे बचा ले। अब समस्या ये होती है कि डेटा तो है, पर कूपर उसे अपनी बेटी के तक पहुंचाएगा कैसे? कूपर अपने रोबोट से सारा डेटा मोर्स कोड के रूप में ले लेता है, और उसे ग्रेविटी की मदद से बुक शेल्फ पर जो घड़ी रखी होती है जो कूपर ने अपनी बेटी को इस मिशन पर आने से पहले दी होती है, उस घड़ी के सुई में ट्रांसफ़र कर देता है। मोर्स कोड टेक्स्ट मैसेजेस भेजने का एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी तकनीक है जिससे आप क्लिक से, लाइट से या ऑन ऑफ टोन से अपना मैसेज भेज सकते हैं, और जो लोग इस शैली को जानते हैं वो इसे डिकोड करके समझ लेते हैं। अब जब मर्फ अपने पिता की घड़ी लेने आती है जो कि एक साइंटिस्ट है, वो देखती है कि उसकी घड़ी की सुई अजीब तरह से रिएक्ट कर रही होती है, और क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है तो वो मोर्स कोड के बारे में जानती है। वो ये समझ जाती है कि उसके पिता ही उसे मोर्स कोड के जरिए डेटा भेज रहे हैं, और वो इस डेटा को समझकर ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व कर लेती है। तभी जिस टेसीरेक्ट में कूपर और उसका रोबोट होता है वो गायब होना शुरू होता है, और उन दोनों को बाहर फेंक दिया जाता है। दरअसल 5th डायमेंशन के लोगों ने कूपर के जरिए ब्लैक होल की सारी इन्फॉर्मेशन पृथ्वी पर पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस टेसीरेक्ट को बनाया होता है। अब कूपर बाहर आ जाता है और उन्हें दूसरे एस्ट्रोनॉट्स ढूंढ लेता है। जब कूपर की आंखें खुलती है तो वो एक स्पेस स्टेशन में होता है। अब कूपर ने कुछ समय उस टेसीरेक्ट में बिताया होता है जो ब्लैक होल के लगभग अंदर ही होता है, तो वहाँ पर बिताया हुआ 1 घंटा या कुछ समय पृथ्वी का कई साल के बराबर होता है। कूपर की आंखें खुलने के बाद वो जब स्पेस स्टेशन को देखता है तो वो देखता है कि उसका नाम कूपर स्टेशन होता है।
पर वो ये उसके नाम पर नहीं बल्कि उसकी बेटी के नाम पर होता है। जब कूपर अपनी बेटी से मिलता है तो वो देखता है कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है और कूपर की उम्र लगभग 3 साल ही बड़ी होती है। पर अगर वो पृथ्वी पर होते तो आज उसकी उम्र 125 साल की होती। कूपर बोलता है कि ये तुम्हारा भूत था। उसकी बेटी बोलती है कि मैं जानती हूँ। मर्फ बोलती है कि किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अब मर्फ बहुत बूढ़ी हो चुकी है और वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। वो बोलती है कि तुम जाओ, यहाँ पर मेरे लिए मेरा परिवार है और मेरा बच्चा है। कूपर बोलता है कि कहाँ? वो बोलती है कि एमिली ब्रैड के पास, जो आखिरी ग्रह पर थी। और अंत में यह दिखाते हैं कि एमिली उस ग्रह पर अकेली होती है और वो अपना हेलमेट निकाल देती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ का वातावरण इंसानों के लिए पर्याप्त है और एमिली भी कूपर की तरह जवान होती है। और कूपर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में अपने रोबोट के साथ एमिली के ग्रह की तरफ निकल जाता है और फिल्म यही ख़त्म हो जाती है। इस मूवी की एंड से पता चलता है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट ज़रूर बनेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल राइजिंग इंसाइट्स को सब्सक्राइब करें।